और क्वालिटी बता दें। कौम का एतमाद किसी भी मुल्क की फौज के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसके साथ वो मैदान जंग में उतरती है और कामयाबियों से हमकिनार भी होती है। अपनी फौज के साथ कदम मिलाकर चलना हर मुहब्बे वतन का फर्ज है। एनक्यूएम की कराची में रैली से फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़ाइम को जरूर तक़वियत मिली होगी, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब हम एक कौम है तो पाकिस्तान की सियासी जमातें एक ही मकसद के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। साथ साथ बात करें वतन अजीज की तो बैरूनी और अंदरूनी मसाइल का सामना भी है और पाकिस्तान हालत जंग में आज से नहीं 10-12 साल से है और एक नाकर्दा गुनाह का कफारा भी अदा कर रहा है। मुल्क में जारी बदतरीन दहशतगर्दी से मौजूदा हुकूमत ने निपटने के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का रास्ता चुना, लेकिन दौरान मुज़ाकरात हमने देखा कि हुकूमत की कायम कमेटी उसके तरीकेकार पर एतराजात और उसके बाद खास तौर पर 23 एफसी एहलकारों की शहादत के बाद डेडलॉक पैदा हो गया और फिर मुबहम बयानात के साथ 20 फरवरी से पहले मीरान शाह, फिर हंगू और फिर तीरा में कार्रवाई की गई। इससे वाज़ेह हो गया कि हुकूमत और फौज दहशतगर्दी का जवाब कार्रवाई से दिए जाने पर मुत्तफिक हैं। शहर कायद में जलसे से एक रोज कबल एमक्यूएम के कायदीन, नून लीग के निहाल हाशमी, जमात इस्लामी के मोहम्मद हुसैन मेहनती, एएनपी के बशीर जान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर और दीगर अहम कायदीन हाथों में हाथ डाले यकजहती का मुजाहरा करते नजर आए। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की दीगर बड़ी जमातें एमक्यूएम के साथ एक पेज पर हैं या फिर कोई छोटा सा इख्तिलाफ किसी बड़े फैसले में रुकावट है। अगर सब एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं तो फिर पाकिस्तान के तमाम चैनल्स, स्क्रीन्स सियासी जमातों के सरबराहों के बयान से सुर्ख होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर मुआजरा क्या है? क्या मुल्की सलामती के अहम इशू पर भी सियासत खेली जा रही है और क्या कुछ कुव्वतें पस मंजर में रहकर और खामोश तमाशाई बनकर अपने मकासद हासिल करने की जुस्तजू में हैं? इन तमाम चीजों पर नजर डालेंगे आज पाकिस्तान एट 7 में। शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदेद नाज़रीन, और मेरे मेहमान गिरामी होंगे मेरे साथ अब्दुल वसीम साहब होंगे, एमक्यूएम के रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली भी है, साथ साथ जैद हामिद तजिया निगार है, शर्मिला फारूकी रहनुमा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम परवेज जमात इस्लामी सूबाई नायब अमीर हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में, जनरल मोइनुद्दीन हैदर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वसीम और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब, बड़ा इनिशिएटिव लिया एमक्यूएम ने, गुज़िश्ता रोज जो रैली निकाली इज़हार यकजहती के लिए, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? कि मैं इसमें ये कहूंगा कि इनिशिएटिव हम आज से नहीं, पिछले कई सालों से आप भी जानती हैं कि अल्ताफ हुसैन भाई एक ही बात कह रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, तालिबानिज़ेशन होती जा रही है। लेकिन उस वक्त हमारे साथ जो सलूक किया गया वो भी आपके सामने है कि कहीं हमें दहशतगर्द और कहीं हमें जो है वो मुल्क तोड़ने से और कहीं हमें जो है वो मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा गया कि ये पठान पंज महाजे झगड़ा कराना चाहते हैं। लेकिन आज दुनिया ने देखा कि 10 साल या 8 साल बाद वही बात जो अल्ताफ हुसैन ने आज से पहले कही थी वो आज साबित हो रही है। और तमाम जमातें जो उस वक्त मुखालफत कर रही थी आज वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अल्ताफ हुसैन के साथ यकजहती कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये उस वक्त इशू को टेकअप कर लिया जाता तो आज शायद हमारी ये सूरत हल नहीं होती और मुल्क आज इस नहज पर नहीं आता। हम अगर उनको उन इलाकों में या कराची में या मुल्क के दीगर सूबों में जो लोग आए उन्हें अगर हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, और जो कि मैं समझता हूं कि कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास इतनी एजेंसीज है और दुनिया की बड़ी एजेंसीज है और बड़ी फौज हमारे पास मौजूद है और पॉइंट आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन आपने देखा कि उसको डिले करते चले गए। आज वो हमारे गली मोहल्लों में, इलाकों में मौजूद हैं और हम जो है वो अभी भी जो है वो तो लाल से काम ले रहे हैं। एक आदमी कह रहा है, एक जमात कह रही है कि नहीं जी उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। मैं आप मुझे बताएं कि जिस तरह उन्होंने गले काटे और ट्रक में लाद करके कोई जो है वो जैसे मेरे मतलब अजीब सी बात हो जाएगी, कुत्ते बिल्ली मारकर जो है ट्रक में भर के आप लाते हैं और उन्हें जो है वो डिस्पोज करते हैं। तो उन्होंने तो वो अमल इंसान के साथ किया। तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत शर्मा गई, लोग शर्मा गए, जिन लोगों ने देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई जवाब नहीं रह जाता कि हम जो है वो उनके साथ जो है वही सलूक करें जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। इसलिए कि अब इसके बाद जो है वो हमारे पास नहीं, मेरे पास तो कम से कम सोच नहीं है या मेरी पार्टी के पास सोच नहीं है कि इंसानियत के साथ ऐसा सलूक हो। और मैं जो हूँ जो है मतलब मुज़ाकरात की बात करूँ तो पहले उनका कलाकमा किया जाए
जो ये जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बढ़ जाएगी तो आप अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ खड़े होंगे, मुल्क कहाँ खड़ा होगा। हमारे पास इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास लोग अब जो इतने खौफजदा हो गए हैं कि वो कुछ चीजें। अच्छा, आपसे अब्दुल वसीम साहब यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि ये वक्त ही क्यों चुना आपने कि इसकी जरूरत महसूस हुई कि फौज के साथ इज़हारे यकजहती किया जाए, और क्यों एमक्यूएम हर अव्वल दस्ते का किरदार बनती नजर आती है? दीगर सियासी जमातों को भी हम देख लें, वो भी फोरम यूज करती हैं। आज सिंध असेंबली में भी शर्जील मेमन ने बात की मुज़ाकरात के हवाले से कि ये मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते, इनको खत्म कर देना चाहिए। साथ साथ हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि पीटीआई के जो स्टूडेंट्स फेडरेशन है उन्होंने भी रैली निकाली। इज़हारे यकजहती तो सब कर रहे हैं, क्यों एक पेज पे नजर नहीं आ रही तमाम सियासी जमातें इस मामले पर भी? देखिए, कुछ लोग जो है वो अभी भी दोनों दृष्टियों पर पैर रखा हुआ है कि शायद ऐसा हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि अब इस वाकयात के बाद या आज भी जो धमाके हुए हैं जिनमें मतलब हमारे जो है वो एहलकार भी मारे गए हैं और एक कॉन्सुलेट हमला हुआ, वहां पर भी जो है वो ये सब कुछ हुआ है, तो ये आज भी हो रहा है और वो उसे तस्लीम भी कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि लोगों को खुल के सामने आना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि अवाम की ताकत के साथ ही जो है फौज आगे बढ़ सकती है और मुल्क से लड़ सकती है, मुल्क में उन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ सकती है। तो अल्ताफ हुसैन भाई ने अब, क्योंकि इसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं रही मुल्क में कि अब हम जो है मजीद आगे चले जाएं, इससे पहले कि वो हमारे घरों के दरवाजे खटखटा के लोगों को मारना शुरू कर दें, पिन पॉइंट करके लोगों को कत्लेआम शुरू कर दें, तो अब हमें जो है वो एक पेज पे खड़े हो जाना चाहिए, एक आवाज हो जाना चाहिए, एक जो है वो सबबंदी हो जानी चाहिए, ताकि हम जो है मुनज़्ज़म अंदाज में अपने फौज, अपनी रेंजर्स, अपनी पुलिस के साथ जो है ताकतवर होकर लड़ सके और उन्हें ये हौसला दे सके कि आप सही कर रहे हो। ये भी फरमाइएगा कि एक चीज जो बहुत नोट की गई कि गुज़िश्ता रोज आप लोगों ने रैली निकाली, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक रोज कबल जब मज़ार कायद पर आप लोगों ने यूनिटी शो की थी, उसमें जमाते इस्लामी के मेहनती साहब भी थे, बशीर जान बलोर साहब भी थे, निहाल हाशमी साहब भी थे, ताज हैदर साहब भी थे, लेकिन कल हमें ये कायदीन नजर नहीं आए, वो यूनिटी नजर नहीं आई, किसी ने आकर दो लफ्ज भी खिताब के नहीं बोले। क्या वजह थी इसकी? मैं समझता हूँ कि अगर वो जमातें जो डबल स्टैंडर्ड रखती हैं और आज भी दहशत गर्दों के फेवर में बात कर रही है, मैं समझता हूँ उनका टोटली बाइकाट शुरू कर देना चाहिए और उनको जो है उन्हीं उसी अंदाज से देखना चाहिए जो कुछ दहशतगर्द कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अब इन मौके पे के गले काट के आप जमीनों पे रगड़ें उनको, लाशों को, तो मैं समझता हूँ उसके बाद अगर कोई भी फेवर दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो भी वही तालिबान है जो वो लोग कर रहे हैं। तो यानी उन्हें कुव्वत वो लोग फराम कर रहे हैं, उनके घरों से निकल रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उन्हें शहीद कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमें ये भी चीजें समझना चाहिए कौन सी पार्टी जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ है और फेवर कौन सी पार्टी है दहशतगर्दों के खिलाफ? आप लोगों ने निशानदेही तो की, कल आप लोगों ने करारदाद भी पेश की, उसमें ये कहा कि जो सपोर्ट कर रही है जो तमाम सियासी जमातें, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। जरा ये फरमा दीजिए कैसे सोशल बॉयकॉट किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाएंगे और वो कौन सी जमातें हैं? देखिए, उन्हें भी जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक के पाकिस्तान के जो लोग दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, उनमें जो भी जमातें ये बात कह रही हैं उनका सोशल बाइकाट इस तरह कि सियासी तौर पर बाइकाट किया जाए और मुल्क के आइन के मुताबिक के जो मुल्क का आइन जो कह रहा है कि जो लोग दहशतगर्दों को, मुल्क तोड़ने वालों को या लोगों का कत्लेआम करने वालों को जो है वो सजा दी जाती है, तो वो उनको भी दी जाए और उनकी पार्टियों को बैन किया जाए। मैं यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो कौन कौन सी पार्टी अगर निशानदेही कर दे तो फिर आसानी हो जाएगी सबके लिए? देखिए, एक तरफ तो आपके सामने है कि जमात इस्लामी खुल के ये बात कहती है, यहाँ तक कि वो फौज को तो शहीद कहती नहीं, उन दहशतगर्दों को शहीद कहती है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ हम किस तरह मतलब मुज़ाकरात या बातचीत कर सकते हैं या उनको हम कह सकते हैं कि जी ये लोग जो है बहुत अच्छी सियासी जमातें हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें खुल के सामने है। एक तरफ पीटीआई दोनों कश्ती में जो है वो पैर रखा हुआ है, एक तरफ कहते हैं कि जो ऑपरेशन किया भी जाए, एक तरफ कहते हैं जी मुज़ाकरात भी किया जाए। तो मुझे बताएं उनका लायमल है कि आगे क्या, किस तरह वो आगे चलना चाहते हैं? आया जो गर्दनें काटने वाले उनका साथ देना चाहते हैं
या फिर मुज़ाकरात या मतलब पाक फौज का साथ देना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने जो है आज भी बात की है कि जी अब्दुल वसीम साहब, कल अल्ताफ हुसैन का बयान भी था कि अगर सब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाए तो फिर तमाम मुश्किल और मसाइब जो है वो हल हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो दीगर जमातें जो इनको सपोर्ट करती हैं तालिबान को, और जो तालिबान का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में मुस्लिम परवेज, जमात इस्लामी सूबाई नायब अमीर है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और यकीनन फौज से इजहार यकजहती, उनके हौसले बुलंद करना ये हमारा काम है और इससे फौज और दीगर इदारों को तकवीत भी मिलेगी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुस्लिम परवेज साहब, जमात इस्लामी अमीर नायब हैं आप कराची के। ये फरमाइएगा कि आपकी जमात भी फौज से इजहार यकजहती रखती है। गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम ने जो रैली निकाली उसमें आप लोग को मदऊ किया था? जी नहीं, हमें कोई मदऊ नहीं किया उन्होंने, कम से कम मेरे इल्म की हद तक मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने हमें मदऊ किया है। ठीक है, तो ये बताइएगा, क्या जिस मुश्किल हालात में इस वक्त पाकिस्तान है, जिस तरह के चैलेंजेस का इसको सामना है, आप समझते हैं कि इस तरह के जलसे और रैलियों से जो है वो उनका ज़ायम बुलंद होंगे और तमाम कौम, तमाम सियासी और दीनी जमात जो है इस तरह अगर इस रैली में शिरकत भी करेंगी तो फिर एक यकजहती का पैगाम भी जाएगा? बहुत अच्छी बात है, यकजहती का पैगाम जाना चाहिए और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी रैलियां निकाल कर उनके साथ इजहार यकजहती किया जाए। जमात इस्लामी की तो एक पूरी तारीख है फौज के साथ इजहार यकजहती की भी और यकजहती की भी, दोनों चीज़ों की, न सिर्फ इजहार की बल्कि अमलन जमात इस्लामी ने हमेशा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हमेशा साथ दिया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हमेशा वो खड़ी रहेगी। अच्छा, आप समझते हैं जिस तरह के एमक्यूएम का एक मौकफ है कि कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो मुनाफिकीन है, जो तालिबान को सपोर्ट करती हैं, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं? ये तो वो खुद ही बताएंगे जिनको इस वक्त ये मौका मैसर आया या उनको ये जरूरत पड़ गई कि वो इजहार यकजहती करें। इससे पहले मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों नहीं इजहार यकजहती किया या उनको क्या ऐसी परेशानी थी कि वो यकजहती ना कर सके, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि इससे पहले जो है उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। चूंकि मैंने अभी ज्वाइन किया इसलिए मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने पहले क्या गुफ्तगू की। अगर मेरे इल्म में होता तो मैं शायद आप, ठीक है, वो कुछ जो बातें उन्होंने की वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। अब्दुल वसीम साहब, जैसा कि हमने सुना भी था और हमने देखा भी कि अल्ताफ हुसैन ने अपने जो स्पीच है उसमें ये बात की थी कि तमाम दीनी और सियासी जमातें और मुख्तलिफ शोबाहात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया था, तो जमात इस्लामी को क्यों मदऊ नहीं किया गया? टीवी के जरिए भी और बाकायदा फोन के जरिए भी। अब मैं समझता हूँ जो भाई मौजूद हैं शायद इनके इल्म में नहीं है, जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं जानता, अब या जानते हैं तो शायद ही आपके सामने कहना नहीं चाह रहे। खैर बहरहाल, लेकिन यह कि जो बात ये कह रहे हैं कि हाँ रैली निकालने से फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ कि अगर फौज की हौसला अफजाई की जाए और दहशतगर्दी से जो है वो क्या कहते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अजीब सी इन्होंने बात की है। माजी इनका भी रैलियों में ही गुजरा है, तो वो रैलियां फिर क्यों ये करते रहे, इससे क्या फर्क पड़ा? तो एक चीज है कि अवाम जब फौज के साथ होगी, फौज की शाना बशाना खड़ी होगी और हर अच्छे बुरे उसमें साथ दे रही होगी, तो फिर मैं समझता हूँ उनका हौसले बुलंद होंगे वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ कि जिससे के खिलाफ वो लड़ रही है, मजीद पुरअज़म होकर जो है वो लड़ेगी। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन तो बरकरार रही ना। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि कुछ सियासी जो मुनाफिकीन है वो सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को। मैं बार बार इसलिए ये कहना चाह रही हूँ कि हमें भी पता चले ताकि हम उनसे सवाल तो करें कि भाई क्यों आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन सी सियासी जमात हो सकती है? मैं समझता हूँ कि ये सामने आपके सामने बैठे हैं और मीडिया पे तमाम चीजें आपके सामने भी जो है वो सामने बैठने से क्या मतलब है आपका? मतलब जमात इस्लामी के रहनुमा जो मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मौजूद हैं और इन्होंने जो है वो किस तरह उसामा को जो है क्या कहा और जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल किए और उनको शहीद कहा, उनको जो है वो अपना मतलब आदमी कहा। इनके घरों से जो है वो तालिबान के लोग पकड़े गए हैं, इनके घरों से अलकायदा के लोग पकड़े गए, ये रिकॉर्ड पे है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा है कि मैं कोई किसी की बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें रिकॉर्ड पे है और आप भी जानते हैं कि ऐसा हुआ। तो मुझे बताया ना इसके बाद मतलब अब आप क्या उस पर तबसरा करेंगे कि ये जो बात कह रहे हैं सही है? ठीक है, आप किस तरह डिफेंड करेंगे? मुस्लिम साहब, उन्होंने तो बाकायदा नाम ले लिया कि जमात इस्लामी है जो कि सपोर्ट करती है तालिबान को, और आपको याद होगा मुनव्वर हसन साहब का वो बयान जो उन्होंने टेलीविजन पर दिया था और ये भी कहा था
کہ جو طالبان سے فوجی شہید جاں بحق ہوتے ہیں وہ شہید نہیں ہیں. اس طرح کے بیانات سے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے, عوام میں بھی ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگوں میں. مطلب اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے؟ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہوئی ہے. منور صاحب کے بیان پر تو اس وقت بھی بہت ساری ڈیبیٹس ہو چکی تھیں, ISPR کا بھی بیان آ گیا تھا, تمام سیاسی جماعتوں کی بھی بات ہو گئی تھی, میں خود کئی ٹاک شو میں شریک ہوا تھا, بات ہو چکی تھی. منور صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس میں کیا ابہام تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ بات, کہ انہوں نے کوئی ایسی غلط بات کہہ دی تھی. بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو خود پاک فوج نے بنایا, مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو فوجی طالبان کے ہاتھوں جاں بحق ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو طالبان آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے طالبان ہیں جن کی بات کرتے ہیں. یہاں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر طالبان کی کئی وہ ہیں ابھی بھی جو آج کل بھی جو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 50 سے 60 گروپ ہیں. ایک بات جو بھی دہشت گردی کی اس کو اون کیا, اس کی ذمہ داری قبول کی, میری عرض سن لیں نا, 50 سے 60 ہیں. اچھا, اس میں سے بہت ساری ابھی اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی جب ابتدائی گفتگو ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا, یہ کام ہم نے نہیں کیا, یہ کام ہم نے نہیں کیا, اس کے ڈینائی کیا. لیکن اس سے ہٹ کر بھی میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کو, جو آج ہمارے پاس آزاد کشمیر کہلاتا ہے, اس کو فتح کیا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ ہمارے مغربی بارڈر پر ہمارے محفوظ جو ہے بارڈر کو رکھتے رہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے جنگ لڑی. یہی وہ لوگ ہیں سارے کے سارے اہلکاروں کو شہید کرنے کے. ان کو آپ کہتے ہیں, دیکھیے منور صاحب نے جو بھی بیان دیا ہے, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, منور صاحب نے جو بھی بیان دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو یہ غلط ہے نا 23 FCI اہلکاروں کو جو شہید کیا گیا ہے. اس کو تو منور صاحب کا بیان آ چکا نا, آپ کہہ رہی ہیں ہمارے امیر نے, انہوں نے تو کہا کہ یہ غلط ہے, سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ غلط ہے. اس پر کس نے کہا؟ ٹھیک ہے, بس آپ کا کلیئر ہو گیا. نہیں, میرے لیے کلیئر ہوا, یہ تو میڈیا میں آ چکا ہے, پرنٹ میڈیا میں آ چکا ہے, تمام جگہ آ چکا ہے. وہ 23 اہلکار شہید ہوئے نا, بالکل شہید ہیں, وہ ان کو خامخواہ کے لیے مارا گیا ہے اگر تو وہ شہید ہیں اس لیے. اچھا, پھر ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے, یہ بھی میڈیا میں موجود ہے کہ اس پر جو ہے ابھی تحقیق ہو رہی ہے کہ ان کو افغانستان میں کسی نے مارا ہے یا یہاں پر کسی نے مارا ہے. کیا یہ ایک الگ ایشو ہے بہرحال, لیکن یہ کہ ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ شہید ہیں, اس پر تو کوئی دو رائے ہے نہیں نا, اس پر تو بحث کرنے کی وہ ہے. نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں نون لیگ کے, اور آپ صوبائی صدر ہیں یہاں پر. یہ فرمائیے گا کہ اب جو سینیریو نظر آ رہا ہے آپ کو, اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ MQ نے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ ریلی نکالی تھی. پرسوں آپ لوگ سارے ایک پلیٹ فارم پہ قائد کے مزار پہ جمع ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یکجہتی کا بھی مظاہرہ کیا تھا. اس وقت کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ آپ اس طرح کی جو جلسے ریلی ہے ان کی حمایت کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فوج کا مورال جو ہے وہ بلند ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بنیادی طور پہ یہ تمام سوالات جو اس معاملات سے تھے, ایک تو میں بتا دوں میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر اور کراچی کا ہوں, سندھ کا نہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا اور بہتر ہوتا کہ اگر آپ کے پروڈیوسر صاحب ہمارے جو مذاکراتی کمیٹی ان میں سے کسی سے رابطہ کرتے تو زیادہ بہتر جوابات مل سکتے. بہرحال بحیثیت پارٹی کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر اس سے میں محسوس کرتا ہوں میرا فرض ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں. ہم نے کراچی کے جو امن ہے اور کراچی میں جو پرائم منسٹر نے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کا سلسلہ شروع کیا تھا, اس حوالے سے ہم نے ایک APC کی اور اسی حوالے سے ہم پہ حاضر ہوئے تھے. اور ہم تمام جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ عہد کیا تھا کہ ہم امن کی خاطر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے اور ہم اس شہر کو امن دیں گے, سلامتی دیں گے, روزگار دیں گے. دوسری طرف جو بات آپ نے کی, ریلی مختلف لوگ ہیں, ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے, جمہوری ملک ہے, اپنا ریلی کرے, اپنی بات. ضروری نہیں ہے کہ میرے رائے سے میرے دوست میرے ساتھی حافظ نعیم یا وسیم صاحب متفق ہوں, ضروری نہیں کہ میں ان کی رائے سے متفق ہوں. کہ سیاسی عمل ہے, لوگوں کے اپنے خیالات ہے, سوچ ہے. وہاں میں گیا اور میں نے جو میری پارٹی کا موقف ہے, جو پاکستان کی حکومت کا موقف ہے, اس سے ہم نے ضرور بیان کرنا تھا, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عوام کو ابلاغ سے دور رکھیں اور اپنے رائے سے دور رکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی مثبت عمل امن کے اور قیام امن کی طرف چلے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کنفیوز ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ طوفان کر رہا ہے نواز شریف کے صبر کا طواف, دشمن سمجھ رہا ہے کہ کشتی بھنور میں ہے, ہم حکومت میں ہیں, ہمیں 18 کروڑ لوگوں کا خیال ہے,
हमें एहसास है कि यहाँ के निहाल साहब, इसी सवाल का जवाब, एक सवाल इसी जवाब से आपका है कि ये तूफान और कश्ती की जो आपने बात की, साथ साथ ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि मुज़ाकरात है या अब ऑपरेशन है? हुकूमत क्यों कंफ्यूजन का शिकार है? क्या फौज और हुकूमत इस मामले पे जो ऑपरेशन शुरू किया गया है इस पर एक पेज पर है या नहीं? आप सब मेहमान मेरे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि हमने देखा कि इज़हार यकजहती के लिए भी तमाम सियासी जमातों ने अलग अलग फोरम पर आवाज उठाई, लेकिन हमें यूनिटी कहीं नजर नहीं आई। सवाल यहाँ पर यही उठता है और ये तासुर भी जाता है कि क्या मुल्क की सलामती के अहम इशू पर भी सियासत खेली जा रही है। निहाल हाशमी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब, आपने कहा कि रुकावटें डाली जा रही हैं मियां नवाज शरीफ के जो इकदामात हैं और जो वो मुज़ाकरात किए जा रहे थे तालिबान के साथ, क्या हुज्जत तमाम हो चुकी है मुज़ाकरात की और अब ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है? बिल्कुल नहीं जी। देखिए, पूरी दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि हमेशा जो बातचीत है उस अमल को हर दौर में हर वक्त हर चीज के लिए जारी रखा जाता है। रियासत की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो आजाद होते हैं मुख्तलिफ चीजों से। रियासत के अपने कयूद हैं, उसकी कुछ ज़ाब्ते हैं, उसके कुछ आईनी तकाजे हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो और ना ही मैं ये समझता हूँ कि रियासत की एक सेंसिटिव मामला है। हम हर रोज हर टॉक शो पे इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ अपने तमाम सामीन, अपने दोस्तों से जो सियासी हैं, जो टॉक शो में आते हैं और मीडिया से बात करते हैं, क्या कभी भारत में उन्होंने अपने अंदरूनी मामला को टॉक शो में इस तरह से उजागर किया है? नहीं किया है, क्योंकि हम कौमी सलामती को भी एक मजाक बना चुके हैं। हम कौमी सलामती तो बच्चों का खेल नहीं, एक संजीदा अमल है। ये मुल्क कोई गुड़ियों की शादी नहीं है। 10 लाख लोग कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया और आजादी और गुलामी में क्या फर्क है वो पूछे उन हमारे आबा अजदाद से जिन्होंने एक तवील सफर किया, गुलामी के उस दौर से निकल के आजादी की तरफ आए। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज में जंग व जदल नहीं, हर जगहों पे आदमी बड़ी फहम फरासत से, बड़ी तदब्बुर से, बहुत देखभाल करके आदमी को कोई अमल करना पड़ता है। तो हम इस बात के कैपेबल हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस बात के कैपेबल हैं और यकीनन अगर हम भारत से गुफ्तगू कर सकते हैं, हिंदुस्तान अमेरिका से गुफ्तगू करते हैं, हम दीगर मुल्कों से अगर हम गुफ्तगू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते उन लोगों से गुफ्तगू? ये हमारा हक है और ये पॉलिटिकल प्रोसेस का एक कल्चर है। अब्दुल वसीम साहब, कल फाइनली जो स्पीच थी अल्ताफ हुसैन साहब की, वो तो यही लग रहा था कि डू और डाई वाली बात आ गई है। आप क्या समझते हैं कि अभी कोई गुंजाइश बाकी? साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ये भी कहा था कि पंजाब के लोग जो हैं वो सामने निकले, तालिबान के खिलाफ बाहर कब निकलेंगे? तो ये इशारा किसकी तरफ था? सुबह पंजाब की तरफ था या मियां नवाज शरीफ की तरफ था? देखें, जो बात आप कह रही हैं, अल्ताफ हुसैन भाई ने माजी में भी जो है वो हमने भी ये बात कही थी कि जी मुज़ाकरात किए जाएं और एक टेबल पे बैठ के ये बात तय हुई थी। लेकिन मुज़ाकरात के बाद क्या हुआ आपके सामने? इससे माजी में आप चले जाएं तो उस वक्त भी नेक मोहम्मद साहब से मुज़ाकरात हुए थे, उस वक्त भी हमने जो है वो मुखालफत की थी और एक हफ्ते बाद आपने देखा था कि वो मुज़ाकरात का क्या असर हुआ था। अभी भी यही हुआ है आपके सामने कि मुज़ाकरात किए गए। बिल्कुल, बेशक ये बिल्कुल सही है कि एक टेबल पे बैठकर ही मसले का हल निकल सकता है, लेकिन अब एक आदमी जो है वो मुज़ाकरात की बात ना करना चाहे और हमारे जो है 23 और दीगर बहुत सारे ऐसे, एक मासूम बच्चा जिसे एतराज एहसन कहते हैं उसको मार दिया, अभी 6 एक पूरी फैमिली जो है उन्होंने मार दी और उसके बाद वो डिटाई से कबूल करते हैं कि जी हमने जो है वो ऐसा किया। तो आप मुझे बताएं कि फिर मुज़ाकरात किस टेबल पर बैठ के किए जाए, किन लोगों से किए जाए? आया वो मारते रहे और हम कहते रहे अब के देखते हैं, फिर वो मारते रहे, फिर कहते हैं कि अब के हम देखते हैं। तो इस उसमें गाड़ी निकली जा रही है। मुल्क की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, मुल्क की वसाइल खत्म हो गए हैं। आप भी देख रही हैं मतलब कि मुल्क का क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। तो मतलब ऐसे कब तक चलेगा? मुझे बताएं ना। जो लोग जुल्म कर रहे हैं उसको जवाब देना पड़ेगा, वहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा, वहाँ इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि अब हमें कौन से लोग चाहिए। आया दहशतगर्दों से ही हमने जो है वो जो है मुज़ाकरात करने, तो फिर मरते रहे, मारते रहे, मुल्क कहाँ जाएगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क को बड़ा नुकसान होगा।
तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के, वो अल्ताफ हुसैन भाई ने आज से नहीं है, मतलब कई सालों से, जैसे मैंने पहले ही बोला, ये बात कहते चले आ रहे हैं मुस्तकिल के इसको रोका जाए, इसको रोका जाए, और इसको माजी में जो है मुख्तलिफ जो है वो कौमियतों के निहाल हाशमी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो मुज़ाकरात 3 हफ्ते तक चलते रहे और फिर उसका अंजाम भी हमने देखा, मतलब कोई होमवर्क हुकूमत का नजर नहीं आ रहा था। पहले कमेटियों पे एतराज उठाए गए, फिर उसके तरीकेकार पर एतराज उठाए गए, डेडलॉक का शिकार हो गए। बहरहाल अब क्या हुकूमत सोच रही है, क्या मियां नवाज शरीफ सोच रहे हैं, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। ऑपरेशन भी हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। अभी मियां रजा रब्बानी साहब का भी एक बयान सामने आया है कि हुकूमत जो है वो कौमी सलामती इश्यूज पर जो है वो अपोजिशन को पेज पर नहीं ले रही है, उनसे मुशावरत नहीं कर रही है। क्यों इस तरह की जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं, वो इस तरह का गिला शिकवा करती नजर आती हैं? देखिए, मिनट की ब्रेकिंग न्यूज तो आप देख रहे हैं ना, कौमी जो अबलाग के शोबा है उसमें आ रहा है हर चीज। आज के दौर में कोई चीज ढका छुपा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, और पाकिस्तान का मीडिया वाहिद दुनिया का मीडिया है जो हर पे ब्रेकिंग न्यूज देता है। तो हर चीज छुपी ढकी नहीं, मगर जो स्ट्रेटेजिक चीजें होती है, क्या आप देखिए, आप और हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जब चीज ऑन एयर हो रहा है तो पूरी दुनिया से सुन रही है, और वो लोग भी सुन रहे हैं, वो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें भी सुन रही है, जो पाकिस्तान में जिसकी एजेंसीज अपना रोल प्ले कर रही है, खेल खेल रही है, कभी ब्लैक वाटर हो, कभी जीत ऑपरेशन हो, हम जानते हैं कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। तो कुछ चीजें पर्दे में भी रहती है, कुछ स्ट्रेटेजिक बातें वो जो अस्करी कुव्वतें हैं उनके पास छोड़ दें, कुछ डिप्लोमेटों के लिए छोड़ दें। जो पार्लियामेंट के मामला है वो पार्लियामेंट को करने दें। टॉक एक बार टूटेगा, फिर बहाल होगा, फिर टूटेगा, मगर एंड हमने टॉक्स करने इस कौम से भी और उन लोगों से भी जो लोग इस कौम को बदगुमा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें बहुत सारी चीजों पे हमारी बड़ी गहरी नजर है। हमारी जिम्मेदारी लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारी जिम्मेदारी जो है मुल्क की मईशत को भी देखना है, गवर्नेंस को भी बेहतर करना है, यहाँ पे करप्शन का खात्मा भी करना है। तो बहुत सारी चीजें, हम हर पार्टी के राय का एहतराम करते हैं। लेकिन माजरत के साथ निहाल हाशमी साहब, फौज तैयार है, दुनिया में डेमोक्रेसी बेशक कामयाब है, ये इससे कोई इनकार नहीं है। अच्छी आर्मी को लीड करने के लिए अच्छे लीडर की भी जरूरत होती है। देखिए, आप तो जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ इस बात का हमें कोई बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हमें कब क्या रोल और क्या जिम्मेदारी अदा करनी है। हर आदमी को ये हक हासिल है कि अपनी राय पहुंचा दे। राय पहुंच चुकी है सबकी, एपीसी भी मुनक्कद हो चुकी थी, तमाम पार्लिमानी पार्टियां और जो पार्लियामेंट से बाहर पार्टियां थी उन लोगों ने, इसमें कोई देखिए, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। मुल्क की मईशत एक नाजुक दौर से गुजर रही है। आप देखते हो केपीके की हुकूमत है, जहां सबसे ज्यादा केपीके के लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी हुकूमत को भी हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। जहां पे पीटीआई की हुकूमत है वो क्या चाहती है ये भी हमें देखना पड़ता है। हाँ। तो ये ठीक है, निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब्दुल कय्यूम हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे कहूंगी, जनरल कय्यूम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये फरमा दीजिएगा, जिस तरह आप अभी हालात देख रहे हैं और जिस तरह अब ऑपरेशन भी शुरू हो रहा है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। ये फरमाइएगा आप मुस्लिम साहब कि आपको क्या नजर आ रहा है, हुकूमत कहां पर क्लियर है, कहां पर कंफ्यूजन का शिकार है, और जिस तरह दीगर सियासी जमातें गिले शिकवे करती नजर आ रही हैं, जमाते इस्लामी का जो मौकफ नजर आया और जो मुनव्वर हसन साहब का कि उन्होंने कहा ये ऑपरेशन, इससे कोई मसला हल नहीं होगा, तो क्या करें? मतलब मुज़ाकरात करें और दहशतगर्द जो है वो कार्रवाई करते रहें और हम अपने प्यारों की, अपने फौजियों की लाशें उठाते रहें? नहीं, मेरा ख्याल है शायद मुनव्वर साहब के बयान को इस तरीके से समझा गया, मुझे नहीं पता कि क्यों समझा गया। ना तो मुनव्वर साहब ने ये कहा कि आप फौजों की लाशें उठाती रहें, और ना ये कहा कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन ये कि जी, लेकिन ये कि मुज़ाकरात जो है वक्फे से पहले की तो खैर मैं गुफ्तगू नहीं सुन सका वसीम साहब की और निहाल हाशमी साहब की, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है निहाल हाशमी साहब ने, मुज़ाकरात ही इसका वाहिद हल है, इसके अलावा कोई नहीं। देखिए, दुनिया की अगर हम तारीख देख लें, जी हाँ, तो दोनों नहीं, वो भी क्या तो यही रहे हैं, दोनों तरफ से होना चाहिए, मुज़ाकरात टेबल टॉक पर भी दोनों को बैठना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप मुज़ाकरात के साथ साथ अगर दहशतगर्द की कार्रवाइयां करते रहेंगे तो कब तक चुप रहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल गलत है जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, और ये भी गलत है कि उन पर जो है अटैक्स हो रहे हैं। दोनों चीजें गलत हैं। ठीक है, दोनों को जंगबंदी करनी चाहिए, दोनों फरीकों को टेबल पर बैठना चाहिए। ठीक है, और आप पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, और पाकिस्तान की तारीख भी अगर आप देख लीजिए, 65 की जंग, 71 की जंग और इससे पहले की तारीख, और आम मामलात को भी अगर आप देखें तो बहरहाल टेबल पर बैठकर ही मामलात हल होते हैं। उसके अलावा जो है मामलात हल होने की कोई उम्मीद नहीं होती। लड़ाइयां तो चलती रहती हैं। अगर आप वहां के भी देखें फाड़ा की, तो जिरगे के जरिए जो टॉक हो जाती है, जिसके जरिए से कोई अमन कायम हो जाता है, तो वही होता है, वरना वहां भी जो है वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इसी तरीके से कौमों में और जंगें चलती रही हैं, पूरी तारीख गवाह है कि
यानी मैं उसको बताना नहीं चाह रहा, आपको कहना नहीं चाह ठीक रहा, है। लेकिन पूरी तारीखें गवाह हैं कि जंगें किस किस के दरमियान चलती रही, कैसे कैसे चलती रही, और बिल आखिर आकर टेबल पर। ठीक है, हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आप किस तरह देख रहे हैं, हमने जनरल अशफाक परवेज कियानी को भी देखा, बड़े थिंकिंग ऑफिसर थे वो, राहिल शरीफ ने आकर कमांड संभाली, उनके बारे में भी ये कहा जाता है बहुत सोच विचार रखने वाले, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत बहादुर है, लेकिन आपको क्या लगता है ये तमाम जो कमांड की तब्दीली होती है इसमें क्या स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाती है या फौज की स्ट्रैटेजी एक ही रहती है, और किस तरह की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान का जो अफवाज पाकिस्तान का अदारा है, ये बड़ा एक सेटल्ड और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और मंजा हुआ एक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें पॉलिसीज जो है वो पूरी इंस्टीट्यूशनलाइज होती हैं। ऊपर लीडरशिप चेंज होने से फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं और उनकी सोच का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। मुल्की मफादात वही हैं और सलामती के तकाजे वही हैं, लेकिन उनको मफादात के हसूल के लिए हिकमत अमली में फर्क हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी कंटिन्यूएशन है। अशफाक परवेज कियानी साहब ने अपनी बेस्ट एफर्ट्स की हैं और अभी राहिल शरीफ आ गए हैं और ये भी पूरी एफर्ट करेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये जो गोरिल्ला वारफेयर है ना पाकिस्तान के अंदर, या इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी, इसका वाहिद हल ताकत का इस्तेमाल तो नहीं है ना। और हमें समझना ये चाहिए कि तारीख इस बात की गवाह है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर जब ये क्लैशेस होते हैं तो उसका सिर्फ हल डायलॉग भी नहीं होता, यानी दैट इज नॉट द सिंगल टूल जो इस्तेमाल होता है। इसके अंदर एक टोटल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आप मुज़ाकरा भी करते हैं, जो हमेशा की है। आप मलेशिया की जंगल वारफेयर देखें, कंबोडिया, वियतनाम, आयरलैंड, पसे पर्दा कुछ होता रहा, लेकिन साथ यूज ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट भी जहां जरूरी है ताकत का इस्तेमाल वो होता है, सप्रेशन भी होती है, कोअर्शन भी होती है। लेकिन जिन मुल्कों का आपने नाम लिया वहां पर अमेरिका गया और अमेरिका के जाने के बाद उन मुल्कों का वही असर हुआ। कंबोडिया की मिसाल हमारे सामने, बहुत पुराना मुल्क था, लेकिन बाद में क्या हुआ? यही हाल पाकिस्तान का भी हो रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि ये जो मुल्क के अंदर कैंसर है मिलिटेंसी का, या ये जो जंग है प्रॉक्सी, इसके अंदर सिर्फ हमारी अपनी माजी की। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा, अब जो सिनेरियो आपको नजर आ रहा है कयूम साहब, इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या फौज और मियां नवाज शरीफ एक ही पेज पर है? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि फौज का लिमिटेड यूज हुआ है और ये होगा अगर मिलिटेंसी के नेस्ट्स आप आइडेंटिफाई करेंगी हमारी इंटेलिजेंस के लोग, और वहां बैरूनी लोग हैं जो हॉप डॉप कर रहे हैं, या जहां कहीं एक्सप्लोसिव के जखायर हैं या आर्म्स एंड एमुनिशन है, तो वहां तो ये करेंगे। लेकिन जो हिकमत है हुकूमत की और पूरी पाकिस्तानी कौम की, वो यही है कि अगर हम मसाइल का हल बातचीत से कर सके तो ये आइडियल होगा, लेकिन बातचीत के लिए वो लोग तैयार मुकम्मल तौर पे नहीं होंगे जब तक कि यूज ऑफ फोर्स की थ्रेट उनके सर के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थ्रेट ना हो, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कयूम साहब। आखिरी में ये फरमा दीजिए कि तालिबान एक कैंसर है, एनक्यूएम ने कहा, आप समझते हैं तालिबान एक कैंसर है, और अगर है तो उसका इलाज किस तरह मुमकिन है? देखिए जी, बात वो है जो अब आ गई है सामने कि अमेरिका का यहाँ रोल क्या है। जहां जहां अमेरिका गया है, चाहे वो इराक है या लीबिया है, यानी अच्छे खासे लोग रह रहे हैं, पुरअमन रह रहे हैं, और उनको आपस में लड़वा दिया। अगर हमारी सियासी जमातें एक पेज पर यही यहाँ पर आकर जो है उन्होंने किया, वहां यानी सियासी लिहाज से उन्होंने लड़वाया, मजहबी लिहाज से उन्होंने लड़वाया, मुख्तलिफ तरीकों से, और यहाँ आकर भी उन्होंने जो है लसानी बुनियादों पर लड़वा दिया और मजहबी बुनियादों पर लड़वा दिया। ठीक है, मैं अपने मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, आपका, मुस्लिम साहब, अब्दुल वसीम साहब, आपका, निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, डीएम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हकीकत है कि जंग जीतने के लिए हथियारों से ज्यादा जंगी चालों, जोश और जज्बे और बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। किसी भी मुल्क के अवाम की हिमायत फौज के लिए नागुज़ीर होती है। अवामी हिमायत से आरी फौज नाकारा कारतूस साबित होती है। हमें न सिर्फ एक जबान होकर अफवाज पाकिस्तान की हिमायत करनी है, बल्कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों का समाजी बॉयकॉट करके भी अपना किरदार निभाना होगा। सियासत एक तरफ, इख्तलाफात पसे पुश्त, अपनी बका की जंग हमें एक होकर लड़ना पड़ेगी। अपना और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।